प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर पढ़ते हैं हम क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए मैथमेटिक्स। आज की हमारी क्लास है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के ए टू जेड फार्मूला। तो आप इन फार्मूला को बड़े ही ध्यान से समझेंगे और कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी करेंगे, जिससे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मदद मिलेगी और आप एक एक क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम है अपना टारगेट _ पुष्पेंद्र सिंह। चैप्टर है 3 आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं। सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा देखते हैं। यदि एमन संख्याएं के एक निकाय को एम पंक्तियों में तथा दूसरे निकाय को एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को एम क्रॉस एन क्रम का या कोटि का आव्यूह कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं और हम इसे इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं A=AIJ, जहां हमारा आई पंक्ति हैं अर्थात रोस हैं, जे स्तंभ अर्थात कॉलम है। जो आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है और जो जे की वैल्यू हो वो 1 से लेके m तक है। तो हमारा अगला पॉइंट है आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला टाइप है स्तंभ आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही कॉलम है। तो हमारा अगला टाइप है पंक्ति आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही पंक्ति है। तो हमारा अगला टाइप है क्षैतिज आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारा कोई ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारी जो रो हैं वो तो हमारी 2 हैं और जो हमारा कॉलम है वो हमारे पास 3 है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो 2/3 का है और जिसमें हमारी जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसीलिए हम इसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। तो हमारा अगला टाइप है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसमें जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो तो 3 है और जो हमारे कॉलम हैं वो हमारे 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। तो हमारा अगला टाइप है वर्ग आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे रो हैं वो भी 3 हैं और जो हमारे कॉलम हैं वो भी 3 हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसीलिए हम इसे कहेंगे वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा अगला टाइप है विकर्ण आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोई हमारा मैट्रिक्स है जो 2/2 का है, जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो 2 और 3 हैं। अगला हमारा मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो 5, 3, 2 हैं और अन्य अवयव हैं जो वो सभी 0 हैं। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है अर्थात विकर्ण आव्यूह है। तो हमारा अगला टाइप है
अदिश आव्यूह जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर तथा शेष अवयव शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारा कोई ये मैट्रिक्स है जो 2x2 का है, जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं क्योंकि 2 और 2 हैं। अगला मैट्रिक्स देखिए हमारा जो 3x3 का है, जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो 5, 5, 5। तो हम कह सकते हैं मुख्य विकर्ण के जो सभी अवयव हैं वो तो बराबर हैं तथा शेष अवयव हैं जो वो शून्य है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अदिश आव्यूह। तो हमारा अगला टाइप है इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात एक हों तथा शेष अवयव शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। हमसे कोई पूछने लगे कि 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो हम उसे बताएंगे 1 0 0 1। अगर हमसे कोई पूछने लगे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो हम उसे बताएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगला टाइप है शून्य आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो 2x2 का है, जिसमें जो अवयव हैं सभी शून्य हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, जिसमें जो सभी अवयव हैं वो शून्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो शून्य आव्यूह है, और हम शून्य आव्यूह को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमारा अगला टाइप है ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जो हमारे मुख्य विकर्ण हैं उसके नीचे के सारे अवयव शून्य हैं, इसीलिए हम इसे ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। तो हमारा अगला टाइप है निचला त्रिकोणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे निचला त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के अवयव शून्य है, इसीलिए हम इसे निचला त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है आव्यूह की समानता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की समानता क्या होती है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वे समान कहलाते हैं कब? जब वो दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे। वो दो कंडीशनें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है वे समान कोटियों के होते हैं, और दूसरी कंडीशन है ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे इक्वल होगा बी आई जे के। एग्जाम्पल देखिए, ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 0 3, जिसकी जो कोटि है वो 2x2 की है, और बी मैट्रिक्स है 1 2 0 3 और इसकी जो कोटि है वो 2x2 की है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि वे कोटियों के समान है, और दूसरी कंडीशन क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान है। तो समान भी है, जैसे 1 है 1 है, 2 है 2 है, 0 है 0 है, 3 है 3 है। यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान है तो हम कह सकते हैं ये इक्वल होगा बी के। तो हमारा अगला पॉइंट है आव्यूह के समतुल्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह ए तथा बी समतुल्य कहलाते हैं कब? जब वो समान कोटियों के होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारा कोई ए मैट्रिक्स है जो 2x2 कोटि का है, बी मैट्रिक्स भी 2x2 कोटि का है, तो हम कह सकते हैं ए बी के समतुल्य है या बी ए के समतुल्य है। हमारा अगला पॉइंट है आव्यूहों पर संक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहली संक्रिया है आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं?
A11 को ऐड करेंगे B11 से, A12 को ऐड करेंगे B12 से, A13 को ऐड करेंगे B13 से, ऐसे ही A21 को ऐड करेंगे B21 से, A22 को ऐड करेंगे B22 से, A23 को ऐड करेंगे B23 से, ऐसे ही A31 को ऐड करेंगे B31 से, A32 को ऐड करेंगे B32 से, और A33 को ऐड करेंगे B33 से। ऐसे ही हमारे 2x2 का मैट्रिक्स है, उसे ऐड कैसे करते हैं? A11 को ऐड करेंगे B11 से, और A12 को ऐड करेंगे B12 से, A21 को ऐड करेंगे B21 से, और A22 को ऐड करेंगे B22 से। इस प्रकार से हम अवयवों का एडिशन करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है अवयवों के योग के गुणधर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम कॉम्पिटेटिव लॉ। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, समान कोटि m क्रॉस n वाले अवयव हैं, तब हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। दूसरा गुणधर्म है सहचर्या नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेटिव लॉ। यदि समान कोटि m क्रॉस n वाले किन्हीं तीन अवयव हैं a, b और c, तब हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो हमारा अगला गुणधर्म है योग के तस्मक का अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडेक्टिव आइडेंटिटी। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और एक मैट्रिक्स O है जो m क्रॉस n का एक शून्य अवयव है, तब हम कह सकते हैं a प्लस ओ प्लस ए इक्वल होगा ए के। हमारा अगला गुणधर्म है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडेक्टिव इनवर्स। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, एक अन्य इनवर्स मैट्रिक्स है, तब हम कह सकते हैं a प्लस माइनस ए प्लस ए इक्वल होगा 0 के, अर्थात शून्य अवयव होगा। तो हमारा अगला पॉइंट है अवयव का ऋण अवयव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी अवयव ए का ऋण अवयव माइनस ए से निरूपित होता है। माइनस ए इक्वल होगा -1 इंटू ए के। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारा कोई ए मैट्रिक्स है तो हम उसका ऋण अवयव कैसे निकालते हैं? माइनस ए इक्वल होगा माइनस इंटू ए के। अब इस -1 की मल्टीप्लाइज इन सारे अवयव के साथ होगी, तो -3 -1 माइनस माइनस प्लस यानी 5 -x। तो ए का जो ऋण अवयव होगा वो होगा -3 -1 5 और -x। हमारा अगला पॉइंट है अवयव का अंतर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। यदि एक अवयव ए तथा एक अवयव बी समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं, तो इनका अंतर a माइनस बी। एक अवयव d aij है, जहां ij के समस्त मानों के लिए dij इक्वल है aij माइनस bij के, तब हम कह सकते हैं d इक्वल होगा a माइनस बी के। तो हम ये क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंस का। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अब अगर हम इसका अंतर निकालते हैं अर्थात डिफरेंस निकालते हैं, तो एक में से 3 गए तो आएंगे -2, 2 में से 1 गया आएगा 1, 3 में से 3 गए आएगा 0, 2 में से 1 गया आएगा 1, 3 में से 0 गया आएगा 3, और 1 में से 2 गया आएगा -1। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम अंतर निकालते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है एक अवयव का एक अदिश गुणन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यदि ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का है तथा k एक अदिश है, तो k a
एक ऐसा अवयव है जिससे ए के प्रत्येक अवयव को अदिश से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, अगर के से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए के प्रत्येक अवयव से के की मल्टीप्लाई होगी। एग्जाम्पल देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है और हमें 3a ज्ञात करना है, तो 3a लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ए के जो अवयव हैं वो सारे लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। जैसे 3 की 3 के साथ करेंगे 9, 3 की 1 के साथ करेंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई 1.5 के साथ करेंगे तो आएगा 4.5, 3 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो आएगा 3√5, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे आएगा 21, 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो आएगा -9, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 5 से आएगा 15। यही हमारा आंसर है। तो हमारा अगला पॉइंट है एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। गुणधर्म 1 है हमारा के इंटू ए प्लस बी। तो जो के की जो मल्टीप्लाई होगी वो ए के भी साथ होगी और के की जो मल्टीप्लाई है वो बी के भी साथ होगी। ऐसे ही गुणधर्म 2 है हमारा के प्लस एल। तो ए की जो मल्टीप्लाई है वो के भी साथ होगी और ए की जो मल्टीप्लाई है वो एल के भी साथ होगी। तो हमारा अगला पॉइंट है अवयवों का गुणन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, तब हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, A11 की मल्टीप्लाई होगी B11 से प्लस A12 की मल्टीप्लाई होगी B21 से, A13 की मल्टीप्लाई होगी B31 से। ऐसे ही फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लाई होगी वो सेकंड कॉलम से भी होगी। A11 की मल्टीप्लाई होगी B12 से प्लस A12 की मल्टीप्लाई होगी B22 से प्लस A13 की मल्टीप्लाई होगी B32 से। ऐसे ही जो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी वो थर्ड कॉलम के भी साथ होगी। A11 की मल्टीप्लाई होगी B13 से प्लस A12 की मल्टीप्लाई होगी B23 से, A13 की मल्टीप्लाई होगी B33 से और सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से भी होगी। ऐसे ही A21 की मल्टीप्लाई होगी B11 से, A22 की मल्टीप्लाई होगी B21 से, A23 की मल्टीप्लाई होगी B31 से। ऐसे ही A21 की मल्टीप्लाई होगी B12 से, A22 की मल्टीप्लाई होगी B22 से और A23 की मल्टीप्लाई होगी B32 से। ऐसे ही A21 की मल्टीप्लाई होगी B13 से, A22 की मल्टीप्लाई होगी B23 से और A23 की मल्टीप्लाई होगी B33 से। ऐसे ही थर्ड रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। तो A31 की मल्टीप्लाई होगी B11 से, A32 की मल्टीप्लाई होगी B21 से, A33 की मल्टीप्लाई होगी B31 से। ऐसे ही इस रो की थर्ड रो की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, A31 की मल्टीप्लाई होगी B12 से प्लस A32 की मल्टीप्लाई होगी B22 से, A33 की मल्टीप्लाई होगी B32 से। ऐसे ही थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से भी होगी। A31 की मल्टीप्लाई होगी B13 से प्लस
3 की मल्टीप्लाई होगी B23 से, ऐसे ही A33 की मल्टीप्लाई होगी B33 से। तो हमारा अगला पॉइंट है अवयवों के गुणन के गुणधर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला गुणधर्म है हमारा सहचर्या नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेटिव लॉ। किन्हीं तीन अवयव ए, बी तथा सी के लिए ए बी की मल्टीप्लाई अगर सी से करेंगे वो इक्वल होगा ए की मल्टीप्लाई बी सी से। हमारा सेकंड गुणधर्म है वितरण नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करेंगे तो जो ए की मल्टीप्लाई होगी वो बी के भी साथ होगी और ए की मल्टीप्लाई सी के भी साथ होगी। ऐसे ही ए प्लस बी की मल्टीप्लाई है सी से, तो सी की मल्टीप्लाई ए के भी साथ होगी और सी की मल्टीप्लाई बी के भी साथ होगी। तो हमारा अगला गुणधर्म है गुणन के तस्मक का अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और हमारे पास कोई आई मैट्रिक्स है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर वो दोनों समान कोटि के हैं तब हम कह सकते हैं आई की मल्टीप्लाई ए से कराओ या ए की मल्टीप्लाई आई से कराओ तो वो हमेशा ए के इक्वल होगा। हमारा अगला पॉइंट है अवयव का परिवर्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय इंटरचेंज कर लिया जाए तो प्राप्त अवयव को ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो फर्स्ट कॉलम होता है उसे हम फर्स्ट रो में चेंज कर देते हैं, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में चेंज कर देते हैं। तो देखिए चेंज कैसे करते हैं। अगर हमें एक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है तो जो फर्स्ट कॉलम है इसे हम फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में चेंज कर देंगे और थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला गुणधर्म है ए डैश का अगर हम डैश निकालें तो वो हमेशा ए के इक्वल होता है। के ए का डैश होता है वो के ए डैश के इक्वल होता है, जहाँ के कोई अचर है। ए प्लस बी का डैश निकालें तो वो इक्वल होता है ए डैश प्लस बी डैश के। ए बी का डैश निकालें तो वो इक्वल होता है बी डैश ए डैश के। अगला पॉइंट है वर्ग अवयव के प्रकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि अगर ए डैश इक्वल है ए के तब वह सममित अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करें तब फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो में चेंज कर देते हैं और सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में चेंज कर देते हैं और थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से हमें ए डैश प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है ए डैश के, इसीलिए हम इसे सममित अवयव कहते हैं। हमारा अगला टाइप है विषम सममित अवयव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक वर्गाव्यूह इस प्रकार है कि ए डैश इक्वल है माइनस ए के, तब यह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ए डैश अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो में चेंज कर देते हैं और सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में चेंज कर देते हैं और थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो में चेंज कर देते हैं। और अगर इस मैट्रिक्स में से हम माइनस कॉमन ले लें तो हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन होगा। 0 1 -3 1 0 5 3 -5 0, तब यह मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तब हम कहेंगे ए डैश इक्वल होगा माइनस ए के, इसीलिए हम इसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यदि ए कोई m/n का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बी ए इक्वल है आई के अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। अगर हम उसका ए बी निकालें तो ए बी क्या होगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट कॉलम से, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी -1 से। ऐसे ही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से 2 -3 प्लस 3 × 2। ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से 1 2 प्लस 2 -1। ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से 1 -3 प्लस 2 × 2। ओके, अब हम मल्टीप्लाई देखिए, ए बी 4 -3 -6 +6 2 -2 -3 +4, यह इक्वल होगा किसके, 4 में से -3 गए 1, -6 में से 6 गया आएगा 0 और 2 में से 2 गया आएगा 0, -3 में से 4 गए आएगा 1। ऐसे ही हम बी ए निकालेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम से भी करेंगे। ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम से करेंगे। दो दूनी 4 -3 6 -6 -2 +2 -3 +4, तब आएगा हमारा 1 0 0 1। तब हम कह सकते हैं कि ए बी बी ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।